स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं भारत का अपवाह तंत्र। हमने इसके दो भाग पढ़ लिए हैं, जिसमें हम भारत में जो अपवाह तंत्र हैं उसके प्रकार हमने देख लिए हैं। दोनों प्रकार, जिसमें हिमालय नदी अपतंत्र और दूसरा है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दोनों का हमने अंतर भी देख लिया, विशेषताओं का भी हमने अध्ययन कर लिया। और साथ ही साथ इन दोनों जो अपवाह तंत्र है, इन दोनों में कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित है, ये भी हम इसको पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र का और आगे का भाग। हमने पिछले जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने देखा था कि जो हिमालय नदी अपवाह तंत्र है, इसको हमने 3 भागों में बांटा था। एक तो सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र को लगभग पढ़ लिया था। उसमें थोड़ा सा जो पोर्शन बाकी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदियाँ हैं, जिसमें 5 प्रमुख नदियाँ हैं, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास, इन नदियों पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनी हुई हैं, कौन कौन से मेजर बांध बने हुए हैं, उनका आज हम अध्ययन कर रहेंगे। इसमें हम थोड़ा हमने देख लिया था, फिर भी हम उसको आज रिपीट करते हैं ताकि हम कंटिन्यू इसको कर सकें। अब सिंधु नदी जो परियोजना है, सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी घाटी परियोजना है, उसमें हम कह सकते हैं, फिर बांध परियोजना है, बहुउद्देश्य जो है, उसको हम कहेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। इसको हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसमें 2 बांध बने हुए, एक तो भाखड़ा बांध और दूसरा नांगल बांध। और इन दोनों बांध के जो जलागार है, उसका जल संग्रह, उसको हम कहते थे गोविंद सागर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। और भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, और ये किस नदी पर बनी हुई है? मूल रूप से ये सतलज नदी पर ये बांध बना हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखें। परियोजना है वो हमने भी पढ़ ली थी, पर उसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। दूसरी परियोजना जो है वो है इंदिरा गांधी परियोजना, या इसको हम कह सकते हैं राजस्थान नहर। व्यास और सतलज नदियों, दोनों नदियों के संगम पर एक बैराज बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही इस नहर को निकाला गया है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, यानी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और वर्तमान में इस नहर से जो है काफ़ी सारे जो क्षेत्र हैं लाभान्वित है, और मूल रूप से इसका जो लाभ मिल रहा है सिंचाई के लिए, कृषि सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा हो रहा है। और राजस्थान के लिए तो हम इसको काफ़ी ज़्यादा लाभकारी इसको समझते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि जब से राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश हुआ है, तब से राजस्थान के जितने भी मरुस्थलीय भाग है, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, थार का मरुस्थल, इसमें जो ज़िले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और कुछ भाग चूरू के भी इसमें हैं, और कुछ क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण, जिसमें मूल रूप से जैसलमेर जो भाग है, वहाँ पर इसको काफ़ी दूर तक इस नहर के लाभ मिल रहा है। और इस नहर से बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाएँ निकाली गई है, और इन वितरिकाओं की वजह से आज राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, उसका अधिकांश भाग सिंचित हो रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर कृषि करना संभव हो पाया है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो लाभ है राजस्थान को काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो है दूसरी जो परियोजना है, इसमें ये है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना में व्यास नदी पर इस पर बांध बनाया गया है, जिसमें पोंग जलागार निर्मित किया गया है, और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसके जलागार को, यानी पोंग परियोजना के जलागार को, यानी कि जो जल संग्रह किया गया, उस जल संग्रह को हम कहते हैं महाराणा प्रताप सागर, इसको कहा गया है। यहाँ आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो गए कि महाराणा प्रताप सागर एक बांध है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ, परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं जलागार की, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है अन्य परियोजनाओं में चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना ये रावी नदी पर बनी हुई है, और ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, और यह भी एक प्रकार की जल विद्युत परियोजना है। तो आप ये इसमें ध्यान रखें कि ये एक जल विद्युत परियोजना है, और हिमाचल प्रदेश में, और किस पर बनी है? रावी नदी पर। अगली परियोजना है थीन परियोजना। यह परियोजना पंजाब में पठानकोट के निकट है, और ये है रावी नदी पर। यानी रावी नदी पर 2 परियोजनाएं हो गई, एक तो चमेरा परियोजना, दूसरी थीन परियोजना। और इस पर जो ये नदी है, इस पर माधोपुर हैंडवर्क्स से ऊपर बांध बनाया गया है, और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सम्मिलित योजना, यानी कि थीन परियोजना में 2 राज्य सम्मिलित रूप से
लाभ कमाते हैं, सम्मिलित रूप से इसका जल का उपयोग करते हैं, तो वो हैं पंजाब और हिमाचल। तीसरी परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। यह परियोजना सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप दो परियोजना में आपको याद करवा देती हूँ, चमेरा और 3 परियोजना बनी हुई है रावी नदी पर, और एक परियोजना यानी कि चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में, और 3 परियोजना है पंजाब में पठानकोट के निकट। और तीसरी है नाथपा झाकरी परियोजना, ये बनी है सतलज नदी पर और ये है हिमाचल प्रदेश राज्य में। छठी है हमने अगली परियोजना है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो है वो चिनाव नदी पर बनी हुई है और ये जम्मू कश्मीर में है। अगली बगलहियार परियोजना, ये भी चिनाव नदी पर है और ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो सलाल और बगलहियार 2 परियोजनाएं ऐसी हैं जो दोनों ही परियोजनाएं चिनाव नदी पर बनी हुई है और दोनों ही जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो आप ये विशेष ध्यान रखें। अगला जो है दुलहस्ती परियोजना, इस परियोजना का निर्माण चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी कि चिनाव नदी पर एक और परियोजना हो गई, 3 परियोजनाएं हो गई, जिसमें सलाल, बगलहियार और दुलहस्ती परियोजना, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ आपसे कभी कभार जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, भारत का भूगोल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उनमें क्या होता है, आपको ये परियोजनाएं दी जाती है या फिर आपको फिर मिलान करने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको नदी का कौन सी जगह पर परियोजना बनी हुई है इससे आपको मिलान करवाया जाता है, या फिर परियोजना का नाम देकर नदी से मिलान करवाया जाता है कि यह जो परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है। तो अक्सर ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। अगली जो परियोजना है वो है तुलबुल परियोजना। इस परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर किया गया है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। वुलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे वुलर बैराज भी हम कहते हैं, और झेलम नदी वुलर झील से होकर ही बहती है। मतलब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि तुलबुल परियोजना बनी हुई है झेलम नदी पर, और ये झेलम नदी जो है ये वुलर झील से, जो कि कश्मीर में है, वुलर झील से होते हुए बहती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो वुलर झील से होकर बहती है, तो वो है झेलम नदी। अगली परियोजना है उरी परियोजना। यह परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के बारामूला ज़िले में है और ये झेलम नदी पर है। ये भी कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर। उरी और तुलबुल तो है झेलम नदी पर, दुलहस्ती, बगलहियार और सलाल परियोजना है चिनाव नदी पर, और नाथपा झाकरी परियोजना है सतलज नदी पर, 3 परियोजना और चमेरा परियोजना है रावी नदी पर। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके अंदर आपके टॉपिक में थे, तो इनको आपको याद करना होगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली जो है इम्पोर्टेंट जो हमारा अपवाह तंत्र है, नदी अपवाह तंत्र, उसमें हम सम्मिलित करते हैं गंगा नदी तंत्र। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत के नक्शे में अदर जो हिमालय नदी तंत्र है उसको हम 3 भागों में बांटें, तो उसको हम ऐसे बांट सकते हैं कि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी हिमालय नदी तंत्र जिससे निकल रही है सिंधु नदी, और मध्यवर्ती जो हिमालय नदी तंत्र है उसमें गंगा है, यानी कि जो भारत के मध्यवर्ती भाग है, उत्तरी मध्यवर्ती भाग, उसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है। और अगर हम बात करें उत्तरी पूर्वी भारत की, तो उसमें प्रवाहित होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। इसलिए हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा जो भाग है वो है गंगा नदी तंत्र। अगर हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो आप सभी को पता है कि गंगा नदी हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्व रखती है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार यह एक पवित्र नदी है और इसका उद्गम जो होता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है, जिसको हम गौमुख के निकट गंगोत्री भी कहते हैं। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप से क्या कि गंगा नदी का उद्गम की अगर बात की जाए तो कौन से राज्य में होता है, उत्तराखंड में। कौन से स्थान से होता है, तो वो है गंगोत्री हिमनद से। यहाँ यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगोत्री हिमनद से जब ये नदी निकलती है तो वहाँ हम इसको किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी के नाम से। और इस प्रदेश में बहने वाली एक और नदी है, उसको हम कहते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, यानी कि वह नदी जिसका निर्माण किसी भी भूभाग के निर्माण से पूर्व हो गया हो, यानी कि हिमालय के निर्माण से पूर्व से ही जो नदी मौजूद है उसको हम बोलेंगे पूर्ववर्ती नदी। तो अलकनंदा भी एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को काटकर एक सक्रिय गोर्ज में बहती है। और देवप्रयाग में दोनों नदियाँ यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ आकर देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से दोनों
की जो संयुक्त धारा होती है, यानी इन दोनों नदियों के मिलने के बाद में हम उसको क्या बोलते हैं, उस संयुक्त धारा को हम गंगा नदी कहते हैं। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन गया कि किन दो नदियों के मिलने से गंगा नदी बनती है, तो वो है एक तो अलकनंदा नदी और दूसरी है भागीरथी नदी। तो दो नदियों के संगम पे बनती है गंगा नदी, कहाँ पर, देवप्रयाग में। अब अलकनंदा नदी है, इसके बाएं तट पर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल इन दो नदियों का ही पानी गंगा नदी का मतलब निर्माण करता है, इसके अलावा कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो अलकनंदा और भागीरथी नदी में आकर मिलती है। तो उसमें अगर हम बात करें तो अलकनंदा जो नदी है उसमें कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है, और अलकनंदा के दाएं तट पर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। यानी कि मंदाकिनी और पिंडार नदी का जल मिलकर बनाता है अलकनंदा नदी को। और हरिद्वार के निकट गंगा पहाड़ को छोड़ मैदान में यह नदी प्रवेश कर जाती है। इसको हम एक डायग्राम से देख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे देखेंगे कि देवप्रयाग है, देवप्रयाग में एक स्थान है, देवप्रयाग इस स्थान पर दो नदियाँ मिलेगी, भागीरथी और अलकनंदा। इसको आप एक बार देखिए, ये देखिए यहाँ पर यह नदी है अलकनंदा नदी, ये अलकनंदा नदी है। और बद्रीनाथ में ये विष्णु प्रयाग जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसमें एक मठ बना हुआ है, वो कृष्ण पूछ लिया जाता है। अलकनंदा नदी के आगे बढ़ने पर इसमें एक नदी मिलती है कर्णप्रयाग में आकर, वो है पिंडार नदी। अलकनंदा नदी में मिल है पिंडार नदी। आगे इसका बढ़ने पर नदी आगे इसका पानी जल बढ़ने पर इसमें हम देखेंगे केदारनाथ से होते हुए एक और नदी आती है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी आकर आगे जाकर कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती है अलकनंदा, यानी अग्रिम अलकनंदा को आगे बढ़ाती है। और जब गंगोत्री हिमनद से जो भागीरथी नदी निकल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गंगोत्री हिमनद से जब नदी निकलती है वहाँ इसको गंगा न कहकर हम क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। और यही भागीरथी नदी आगे बढ़कर किस में मिल जाती है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों के मिलने पर कहाँ पर, देवप्रयाग में, उसके बाद ये गंगा कहलाती है। देवप्रयाग में दोनों नदियों के मिलने के बाद ही इसका नाम क्या होता है, गंगा पड़ता है। और गंगा में इसमें दो पवित्र स्थल स्थित है, यहाँ के बाद में ऋषिकेश और हरिद्वार। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है, अगर आपसे पूछा जाए कि टिहरी डैम को आपने बहुत सुना होगा क्योंकि काफ़ी प्रचलित रहा है अपने पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर। तो टिहरी जो बांध है वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, या फिर याद करने का एक और तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देवप्रयाग है, यहाँ पर दो नदियाँ मिल रही है, भागीरथी और अलकनंदा, और इन दोनों से मिलकर बनती है गंगा नदी। रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी और अलकनंदा, और कर्णप्रयाग में मिलती है पिंडार और अलकनंदा, और विष्णुप्रयाग में मिलती है धौली गंगा और अलकनंदा। तो आपसे बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर मिलान के लिए प्रश्न दिया जा सकता है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। गंगा नदी जो है उसके प्रारंभ में इसकी होती है बहने की, वो दक्षिण दिशा होती है, फिर धीरे धीरे ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर बिल्कुल पूर्व में बहने लगती है। यानी कि प्रारंभिक दिशा क्या है गंगा नदी की, उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मोड़ होती है, और बाद में ये भारत के मध्यवर्ती भाग से होते हुए बिल्कुल पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और पश्चिम बंगाल में ये नदी पहुंचती है। तो यहाँ पर भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख शाखाओं में बढ़ जाती है, जिनमें से मुख्य जो शाखा है वो तो चली जाती है बांग्लादेश में, और इसकी जो शेष शाखा है वो हुगली नदी के रूप में यहाँ मौजूद रहती है। और अगर हम बांग्लादेश में जाने वाली जो गंगा नदी की शाखा है उसकी बात करें तो वहाँ पर जाकर ये पहले पद्मा और बाद में मेघना के नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि गंगा नदी की जो मुख्य शाखा है यह बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त किस नाम से जानी जाती है, तो प्रारंभ में किस नाम से जानी जाती है, प्रारंभ में जानी जाती है पद्मा के नाम से, और उसके बाद में जानी जाती है ये मेघना के नाम से। और ये मेघना के नाम से किस में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। और अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि दामोदर नदी का संबंध किससे है, तो वो हुगली की सहायक नदी, और हुगली किसका वितरिका है,
हुगली गंगा नदी की वितरिका है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है जो आपसे कभी कभार ये बेसिक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड ट्रिब्यूटरी, यानी वितरिका और सहायक नदी में क्या अंतर है। अगर हम वितरिका को समझें तो मुख्य नदी से निकलने वाली एक छोटी नदी जो उसमें दोबारा आकर कभी नहीं मिलेगी उसको हम कहेंगे वितरिका, यानी कि मुख्य शाखा जो है उससे अगर एक और पृथक शाखा निकल जाती है और दोबारा वह नदी उसमें आकर नहीं मिलती है तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका। और सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब है मुख्य नदी जो है उसमें आकर अगर कोई नदी मिलती है और जिसका जो बेस लेवल होता है यानी कि जिसका आधार होता है वो मुख्य नदी के आधार से ऊंचा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहायक नदी। तो ये आप ध्यान रखें, ये काफ़ी बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी है। अब अगर हम बात करें तो गंगा नदी की एक जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रारंभ में यह गंगा के पश्चिम में बहती है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए ये गंगा नदी है और यहाँ हम देखेंगे ये है यमुना नदी, यानी कि प्रारंभ में जो है ये जो नदी है के बिल्कुल पश्चिम की ओर बहती है और आगे जाकर ये दोनों नदियाँ मिल जाती है। कहाँ पर, इलाहाबाद में जाकर, वाराणसी में जाकर ये नदियाँ दोनों आपस में मिल जाती है। अब अगर हम बात करें यमुना नदी की तो यह नदी जो है गंगा नदी के दक्षिण में बहती हुई इलाहाबाद के निकट दाएं तट पर जाकर मिलती है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है तो वो है इलाहाबाद में। वहाँ जाकर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है। और यमुना जो नदी है इसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से जो कि बंदरपूछ श्रेणी पर है, स्थित है हिमालय की। आपसे पूछा जाए गंगा नदी का उद्गम तो होता है गंगोत्री हिमनद से और यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो है कि हिमालय से एक नदी और निकलती है उसको हम कहते हैं टोंस। टोंस जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह आपस फिर आगे जाकर कलसी नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। और मैदानी भाग में ये विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली 4 प्रमुख नदियाँ जो है वो यमुना में आकर मिलती है। यानी कि आपसे यहाँ बात चल रही है यमुना की सहायक नदियों की, यानी कि गंगा नदी की सहायक नदी तो हो गई यमुना नदी। अब यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी वो हम देखेंगे, क्योंकि भाग किसी का होगा गंगा नदी अपवाद का ही भाग होगा। तो यहाँ यमुना नदी की जो सहायक नदियों की बात करें तो उनमें से है चंबल प्रमुख यमुना नदी की सहायक नदी है। इसको हम एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी और चंबल में आकर मिल रही है बनास नदी। और फिर चंबल की सहायक नदियों में भी और भी नदियाँ हैं जिसमें शिप्रा है, काली सिंध है और पार्वती है और सिंध है, बेतवा है और केन। तो ये जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये यमुना के दाहिने तट से, यानी कि ये हो गया दाहिना तट। तो दाहिने तट से कौन कौन सी नदियाँ यमुना में आकर मिल रही है, इसमें चंबल प्रमुख नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदी, ये सब इसमें दाएं तट से मिलने वाली यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब वहीं हम बात करें कि बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिल रही है तो बाएं तट की अगर हम बात करें तो उसमें है टोंस, हिंडन, केरन और संगर और रिंद, ये प्रमुख नदियां हैं जो यमुना नदी में बाएं तरफ से आकर मिलती है। तो आप ये प्रश्न भी याद रखें, इससे भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी के दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है और यमुना नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है। अब जो चंबल नदी है ये राजस्थान में प्रवाहित होती है, काफ़ी हिस्सा इसका है और चंबल नदी प्रमुख नदियों में से एक है राजस्थान में। यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार से निकलती है और मालवा पठार में कौन सी जगह, महू से ये निकलती है और यहाँ सबसे पहले ये उत्तर दिशा में यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और राजस्थान के कोटा तक की एक गोर्ज में होकर बहती है। गोर्ज यानी घाटी बनाते हुए, सक्रिय घाटी बनाते हुए बहती है। फिर बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई अंत में किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इससे पहले चंबल नदी में एक और प्रमुख नदी आकर मिलती है जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, वो है बनास नदी।
यानी जब चंबल नदी यमुना नदी में जाकर गिरती है तो उससे पूर्व बनास नदी का पानी भी अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ती है। इस नदी में पानी की बहुत अधिक आवक होने की वजह से इसमें आसपास के स्थान पर जो है बहुत ही अनउपजाऊ और बहुत ही उबड़ खाबड़ स्थलाकृति विकसित हो गई है, जिसको हम बोलते हैं उत्खात भूमि या बेडलैंड टोपोग्राफी। इसको हम बीहड़ भी कहते हैं। उत्खात भूमि को यहाँ जो राजस्थान में लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको बीहड़ कहा जाता है। और इसके अलावा जो और अन्य सहायक नदियाँ हैं वो है बनास, शिप्रा। बनास नदी जो है राजस्थान में ही इसमें मिलती है, शिप्रा उज्जैन में आकर इसमें उद्गम होते हुए मिलती है, और कालीसीन और पार्वती चंबल की ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि गंगा नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ सम्मिलित है और कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो अब अगला जो लेक्चर है उसमें इसी क्रम में और हम नदियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें गंगा नदी की और भी सहायक नदियाँ जिसमें शारदा है, गंडक है, कोसी है, इन सबको हम देखेंगे और फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।